नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी कहने का मतलब यही है कि आप TGT आर्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। TGT आर्ट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट का पेपर का डेट तो अभी नहीं आया है, लेकिन आपको तैयारी करते रहना है क्योंकि अभी तक आपने तैयारी की है। अगर आप रुक जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भी बहुत सारे लोग हैं जो शुरू कर रहे हैं और आपने पहले से ही पढ़ रखा है। तो आप अगर केवल दोहराते रहेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। तो बस दोहराते रहना है। आप जानते हैं सीटें थोड़ा कम हैं और सीटें कम होने की वजह से ही फाइनली आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। आज इस क्लास में हम लोग शिल्पी चक्र को देखेंगे। शिल्पी चक्र आप जानते हैं दिल्ली में मूल रूप से स्थापित होती है जब भारत विभाजन हो जाता है। उसके बाद जो कलाकार भारत के हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान के हैं भारत, जो जहाँ जाना चाहता है जा सकता है, जानते ही हैं। तो भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से आए कलाकार जो है नई दिल्ली में एक स्थापना करते हैं, उसका नाम होता है शिल्पी चक्र। कब यह एस्टेब्लिश होता है? तो 25 मार्च को 1949 का वो सन होता है जब नई दिल्ली में मूल रूप से शिल्पी चक्र की स्थापना होती है। किसने की है? तो उस व्यक्ति का नाम होता है भावेश चंद्र सान्याल। भावेश चंद्र सान्याल कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान से आते हैं, याद रखना। भावेश चंद्र सान्याल 22 अप्रैल 1902 को इनका धोबरी असम में मूल रूप से जन्म होता है, धोबरी असम में। लेकिन जो है कलागुरु आप जानते होंगे भावेश चंद्र सान्याल के पर्सी ब्राउन होते हैं और JP गांगुली होते हैं। चित्रण का कार्य बहुत सारे जगह उन्होंने किया है, बहुत सारे चित्रण भी किए हैं। जैसे आप देखेंगे तो बेगर्स ऑफ गोल मार्केट हो जाए या फिर मूल रूप से फेयर ऑफ निजामुद्दीन हो जाए, ये सब रचनाएं मूल रूप से भावेश चंद्र सान्याल की हैं। तो भावेश चंद्र सान्याल का काम भी कई जगह हुआ है और उन्होंने स्टेडियम भी लास्ट में जो है गोल मार्केट में इस्टेब्लिश किया था। तो कलाकारों में भावेश चंद्र सान्याल एक अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और दिल्ली शिल्प चक्र को स्थापित करने का जो है काम भी इन्हीं का रहा है। आगे अगर बात करें तो अगला पॉइंट आता है कि कंवल कृष्ण तथा KS कुलकर्णी जो IFEX की साधारण सभा के सदस्य रहे हैं, इन्होंने त्यागपत्र दे करके किससे जुड़े? तो KS कुलकर्णी और कंवल कृष्ण, ये दोनों लोग आते हैं और शिल्पी चक्र से जुड़ते हैं, जो मूल रूप से भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा 25 मार्च 1949 को स्थापित किया जाता है, उस शिल्पी चक्र से जुड़ते हैं। फिर शिल्पी चक्र में कौन कौन आता है? तो धनराज भगत आते हैं जो प्रख्यात मूर्तिकार हैं, हरकृष्ण लाल आते हैं, KC आर्यन आते हैं, दमयंती चावला आते हैं, दिनकर कौशिक आते हैं, राजकुमार आते हैं, जयाप्पा स्वामी आते हैं, प्राणनाथ मांगो आते हैं। ऐसे सदस्य मूल रूप से शिल्पी चक्र के सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं। अन्य सदस्यों की अगर बात करते हैं तो शिल्पी चक्र में और कौन कौन जुड़ता है? तो शिल्पी चक्रों में जुड़ते हैं देवयानी कृष्ण, रमेश्वर बूटा, जगमोहन चोपड़ा, परमजीत सिंह, अनुपम सूद आदि जो कलाकार हैं, ये लोग भी शिल्पी चक्र के सदस्य होते हैं। वही है शिल्पी चक्र जो 25 मार्च 1949 को दिल्ली में स्थापित होता है। अब जब 25 मार्च 1949 को स्थापित होगा तो इसकी पहली प्रदर्शनी भी लगेगी। प्रदर्शनी होती है तो 1949 में ही होती है, जनपथ मार्ग नई दिल्ली में ही आयोजित कर दी जाती है। शिल्पी चक्र की वार्षिक कला प्रदर्शनी में सदैव एक गौरव सदस्य कलाकार भी अतिथि के रूप में आमंत्रित होता है, जिसमें सैलोज मुखर्जी और KG सुब्रमण्यम उल्लेखनीय नाम रहे हैं। ये लोग मूल रूप से कला प्रदर्शनी के गौरव सदस्यों के रूप में जाने जाते रहे, गौरव कलाकार सदस्य। ठीक है, कौन? सैलोज मुखर्जी और KG सुब्रमण्यम। ये शिल्पी चक्र की बात हो रही है। आगे प्रारंभ में शिल्पी चक्र के सदस्यों की बैठक क्रमशः जंतर मंतर पे हुई और जंतर मंतर रोड पे 26 गोल मार्केट में सान्याल स्टेडियम पे हुआ करती थी। ये स्टार्टिंग की बात है, क्योंकि BC सान्याल ही मूल रूप से इसे एस्टेब्लिश करते हैं। तो BC सान्याल का जो स्टूडियो बनाया जाता था गोल मार्केट नई दिल्ली में, वहीं पे इसकी बैठक भी हुआ करती थी। और कला सम्राट इसीलिए कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट। किसे कहा जाता है? भावेश चंद्र सान्याल को कहा जाता है, जिन्होंने दिल्ली में शिल्पी चक्र की स्थापना की। तो उन्हें भी अभी हम लोग पढ़ लेंगे, आगे उन्हें भी पढ़ना है। आगे आइए देख लेते हैं भावेश चंद्र सान्याल को। भावेश चंद्र सान्याल की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म 1902 में होता है, मृत्यु 1903 में होती है, इसीलिए इन्हें शताब्दी पुरुष भी कहा जाता है। बात करें भावेश चंद्र सान्याल की तो 22 अप्रैल 1902 को कहाँ पे जन्म होता है? धोबरी असम में इनका जन्म होता है। भावेश चंद्र की शिक्षा कहाँ से हुई है? तो कोलकाता से इन्होंने शिक्षा की जो है शिक्षा पढ़ाई की है, यानी शिक्षा ग्रहण किया है। आगे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट से कला डिप्लोमा तथा मूर्ति कला में विशिष्ट अध्ययन किस कलाकार ने किया? तो भावेश चंद्र सान्याल ने ऐसा कारनामा
किया है। शिक्षा पूर्ण होने पे भावेश चंद्र सान्याल कहाँ जाते हैं? तो लाहौर जाते हैं। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में एक शब्द जोड़ा था कि मूल रूप से भावेश चंद्र सान्याल पाकिस्तान से आते हैं, तब जाके भारत में नई दिल्ली में शिल्पी चक्र की स्थापना करते हैं। तो जैसे जो है कलकत्ता में इनकी शिक्षा पूर्ण होती है, उसके बाद ये लाहौर चले जाते हैं और म्यो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में लाहौर में मूल रूप से बीसी सान्याल 7 वर्षों तक प्राचार्य के पद पे रहे। 7 वर्षों तक प्राचार्य के पद पे आसीन रहे। बीसी सान्याल ने लाहौर में सान्याल स्टूडियो नामक जो है स्कूल भी स्थापित किया था। कहाँ पे? तो ये लाहौर में सान्याल स्टूडियो स्कूल स्थापित होता है। आगे भावेश चंद्र सान्याल दिल्ली पॉलिटेक्निक के विभागाध्यक्ष सलाहकार के रूप में भी कार्य किए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा कलाकार है जिसका जन्म असम में होता है और दिल्ली में मूल रूप से पॉलिटेक्निक में विभागाध्यक्ष सलाहकार के रूप में कार्य किया है? तो उस महान शख्सियत का नाम है भावेश चंद्र सान्याल, धुबरी असम वाले भावेश चंद्र सान्याल। बीसी सान्याल के कलागुरु कौन रहे हैं? तो पर्ची ब्राउन और जेपी गांगुली मूल रूप से इनके कलागुरुओं में शुमार रहे हैं। आगे बीसी सान्याल गरीबों, उपेक्षितों, भिखारियों, आश्रयहीनों आदि का दृश्य चित्रण बहुत अच्छे से करते थे। तो भावेश चंद्र सान्याल कैसे चित्रकारी रहे हैं? तो याद रखना, गरीब, उपेक्षित, भिखारी, आश्रयहीन को दर्शाने का काम भावेश चंद्र सान्याल का रहा है। बीसी सान्याल ने प्रकृति को अपने मन की आंखों से देखा है और जो है द्रुत गति से चित्रित भी किया है। तो प्रकृतीय चित्रण करने का जो है थोड़ा सा जज्बा किसके अंदर रहा? तो भावेश चंद्र सान्याल के अंदर ही दिखाई देता है। आगे हम लोग बात करें तो इनके रंगों की विधान की बात होगी। जैसे रंगों के विविध प्रयोग से सान्याल दर्शकों के मन में रंगों में इंद्रधनुषी रंग बना करके बहुत खास जो है स्थान हासिल कर चुके हैं। तो भावेश चंद्र सान्याल कैसे रंगों का प्रयोग करते थे? इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग कर करके मूल रूप से दर्शकों में एक खास जगह बना चुके थे। बीसी सान्याल तौर और जल रंगों में कार्यरत में जो है सिद्धहस्त रहे हैं, चाहे वो जल रंग हो चाहे वो तैलीय रंग हो, दोनों में चित्रकारी करने का कारनामा भावेश चंद्र सान्याल के पास रहा है। 1929 ईस्वी में बीसी सान्याल कांग्रेस अधिवेशन के समय कोलकाता से लाहौर आते हैं। 1929 में आते हैं। कब आते हैं? 1929 में कांग्रेस अधिवेशन होता है, उस टाइम में कोलकाता से लाहौर आए और बीसी सान्याल लाला लाजपत राय की बस्ट साइज की मूर्ति भी बनाते हैं। बस्ट साइज की मूर्ति किसने बनाया है? भावेश चंद्र सान्याल ने बनाया है। किसकी बनाया है? लाला लाजपत राय की बनाया है। आगे अगला पॉइंट आता है, केंद्रीय ललित कला एकेडमी के सेक्रेटरी तथा चेयरमैन के रूप में कार्य किसने किया है? तो सेक्रेटरी और चेयरमैन के रूप में भावेश चंद्र सान्याल ने काम किया है। किस कलाकार को कला सम्राट, जैसे ग्रैंड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन कहो, गोल्ड मैन कहने से क्या फ़ायदा, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट कहा जाए तो मूल रूप से कला सम्राट होता है और उसे भावेश चंद्र सान्याल हैं। और वैसे तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो दादा भाई नेहरूजी हो जाते हैं। आगे अगला पॉइंट आता है, सान्याल ने अपना पहला स्टूडियो कहाँ खोला? तो नई दिल्ली में खोला है। किस पे? तो गोल मार्केट नई दिल्ली में मूल रूप से भावेश चंद्र सान्याल ने अपना पहला कला स्टूडियो खोला था। कला स्कूल कॉलेज कहाँ खोला? लाहौर में खोला, जबकि कला स्टूडियो तो मूल रूप से नई दिल्ली के गोल मार्केट में खोला था। और इसी गोल मार्केट में मूल रूप से इनकी बैठक हुआ करती थी दिल्ली शिल्पी चक्र की। आगे नई दिल्ली में गैलरी 26 की स्थापना किसने की थी? गैलरी 26 की स्थापना मूल रूप से भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा नई दिल्ली में की जाती है। आगे सान्याल ने खुले वातावरण में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करके सैरा कला जिसे भूदृश्य चित्रण कहा जाता है, उसका नवजीवन प्रदान किया। तो मूल रूप से सैरा कला को आगे बढ़ाने का काम किसका रहा है? तो ऐसा कारनामा भी भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा ही किया जाता है। आगे बीसी सान्याल ने धौलाधार पर्वत श्रृंखला तथा पृथ्वी पर पनपने वाले जीव जंतुओं को रंगों के रूप में बहुलता से चयनित किया है। भावेश चंद्र सान्याल ने धौलाधार पर्वत की श्रृंखला बनाई है। अच्छा, पृथ्वी पर पनपने वाले जीव जंतुओं को बहुत अच्छे से बनाया है। किसने? भावेश चंद्र सान्याल ने बनाया। अगला पॉइंट आता है, 1997 ईस्वी में बनी फिल्म डांस ऑफ द पिंड। डांस ऑफ द पिंड में किस कलाकार ने अभिनय किया? डांस ऑफ द पिंड जो बनती है कब बनती है? 97 में बनती है। उसमें अभिनय का काम भावेश चंद्र सान्याल का रहा है। भावेश चंद्र सान्याल को शताब्दी पुरुष कहा जाता है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनका जन्म जो है मूल रूप से होता है 1902 में और मृत्यु 2003 में होती है। तो 101 वर्ष लगभग ये जिंदा ही रहते हैं, तो इसीलिए शताब्दी पुरुष कहा जाता है। शताब्दी पुरुष माने 100 वर्षों को जीने वाला। ठीक है। आगे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में भावेश दा के संस्मरणों को द वर्टिकल वुमेन यानी अनुलंब स्त्री नाम से प्रकाशित किया गया। अनुलंब स्त्री किसके रूपों में दर्शाया गया? भावेश चंद्र सान्याल के चित्रों को जो है संग्रहित करने का काम ऐसा किया गया है। आगे द वर्टिकल वुमेन भावेश चंद्र सान्याल की एक मूर्ति शिल्प का नाम है, याद रखना, द वर्टिकल वुमेन। आगे
भावेश चंद्र सान्याल चित्रकार के साथ साथ क्या रहे हैं, तो चित्रकार के साथ साथ प्रख्यात मूर्तिकार भी रहे। लाला लाजपत राय की जो है मूर्ति किसने बनाई थी, तो भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा ही लाला लाजपत राय की मूर्ति बनाई गई थी ना, जिसे बस्ट साइज कहा जाता है। शिव मुखाकृति बीसी सान्याल की प्रसिद्ध चित्रों में शुमार है मूल रूप से शिव मुखाकृति। और भावेश चंद्र सान्याल को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया जाता है, तो उस सन का नाम होता है 1984। 1984 में भावेश चंद्र सान्याल को भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। अब भावेश चंद्र सान्याल के चित्रों के बारे में बात करने की ज़रूरत आ गई है। तो भावेश चंद्र सान्याल के प्रमुख चित्रों में क्या हैं, तो बेगर्स ऑफ गोल मार्केट, बेगर्स ऑफ गोल मार्केट है, राजस्थानी वुमेन, द वेंडर फिगर, वे ऑफ पीस, द फ्लाइंग सेक्रेटरी, क्रो, डिस्पेयर, काउ हार्ड, ट्री एंड अंड्रेटा विलेज किसकी रचना है, सभी की सभी रचनाएं जो हैं भावेश चंद्र सान्याल की हैं। इसके साथ साथ स्टडी ऑफ आ को रचना किसकी है, भावेश चंद्र सान्याल की है। स्टडी आ कैट किसकी है, भावेश चंद्र सान्याल की है। श्राउडेड वुमेन किसकी रचना है, भावेश चंद्र सान्याल की है। माई नेवर्स किसकी रचना है, भावेश चंद्र सान्याल की है। टॉम्स एंड आई की अगर बात करें, ये रचना किसकी है, भावेश चंद्र सान्याल की है। फेयर ऑफ निजामुद्दीन, ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, तो फेयर ऑफ निजामुद्दीन भी रचना मूल रूप से किसने बनाई, तो ऐसी रचना भी भावेश चंद्र सान्याल की मानी जाती है। शिव की मुखाकृति बहुत प्रसिद्ध रचना है, याद रखना भावेश चंद्र सान्याल की है। वही भावेश चंद्र सान्याल जिन्होंने दिल्ली में शिल्पी चक्र की स्थापना 25 मार्च 1949 को की थी। इतना नाम याद रखना। अगला नाम आएगा सतीश चंद्र गुजराल का। खूब क्वेश्चंस बनता है, इन्हें भी आपको याद रखना होगा। 1925 में जन्म, 2020 में मृत्यु। सतीश चंद्र गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 को झेलम पंजाब जो अब पाकिस्तान में है वहीं पे हुआ था। इंद्र कुमार गुजराल के बड़े भाई होते हैं। 10 वर्ष की उम्र में सतीश गुजराल अपनी श्रवण शक्ति खो चुके हैं, यानी सुनने की क्षमता खो चुके हैं। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात आपने म्यो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर में कला डिप्लोमा प्राप्त किया। वही लाहौर कला डिप्लोमा वाला बिल्डअप होता है, म्यो कॉलेज वही होता है जहाँ पे भावेश चंद्र सान्याल ने एज 7 साल तक लगातार प्राचार्य के रूप में कार्य किया है। सतीश गुजराल ने रेखांकन, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, आलेखन, ग्राफिक डिजाइन और जो है एनीग्रेविंग प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 1952 में आप 2 वर्ष के अध्ययन वृत्ति पर मैस्को जाते हैं और जहाँ पे चित्र संयोजन और जो है स्टोन कर्विंग का अध्ययन करके आते हैं। सतीश गुजराल ने चित्रण, सिरेमिक, कोलाज, शीशा, लकड़ी, धातु और मिट्टी में भी बहुत सारे सृजन के कार्य किए, यानी बहुत कुछ काम इस पे भी किया है। आगे नाम आएगा सतीश गुजराल को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार अच्छा ललित कला अकादमी और नई दिल्ली से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1956, 57 और 75 में मिले तीनों राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 2 कला में और 1 जो है मूर्ति कला में नवाजा गया है सतीश चंद्र गुजराल को। और म्यूरल के क्षेत्र में गुजरात जो है गुलजार या फिर गुजराल को विशिष्ट प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। म्यूरल होता है जो दीवारों पर चित्रण किया जाता है, तो म्यूरल के क्षेत्र में सतीश चंद्र गुजराल बहुत फेमस नामों में शुमार रहे। आगे 1984 ईस्वी में सतीश गुजराल को बेल्जियम असेंबली नई दिल्ली को डिज़ाइन करते हेतु बेल्जियम सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन किसे प्रदान किया जाता है, तो भावेश चंद्र सान्याल को 1984 में प्रदान किया जाता है। 1989 ईस्वी में सतीश गुजराल को द विंसी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट मैक्सिको भी मिलता है। किसे मिलता है, सतीश चंद्र गुजराल को मिलता है। कब मिलता है, 1989 में मिलता है। किसको मिलता है, सतीश चंद्र गुजराल को दिया जाता है। आगे की अगर बात करते हैं तो अगला नाम आता है 1999 ईस्वी में सतीश चंद्र गुजराल को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। कब, 1999 में। 1999 में सतीश चंद्र गुजराल को पद्म विभूषण से दिया जाता है। पद्म भूषण अभी हमने बात की थी, बीसी सान्याल को मिला था, भावेश चंद्र सान्याल को मिला था पद्म भूषण। जो पद्म विभूषण से नीचे होता है उसे पद्म भूषण, तो उन्हें 1984 में मिला था। आगे 2004 ईस्वी में ललित कला रत्न से राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा भी सम्मानित किया जाता है। किसे, सतीश चंद्र गुजराल को। सतीश चंद्र गुजराल ने अपने प्रारंभिक चित्रों में 1952 ईस्वी से 60 ईस्वी तक देश विभाजन की त्रासदी को मैक्सिको की विरूपण पद्धति द्वारा ये बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास करते थे। तो मैक्सिको की विरूपण पद्धति से चित्र बनाने का काम किसका रहा है, स्टार्टिंग में सतीश चंद्र गुजराल का रहा है। सतीश चंद्र गुजराल की 1949 ईस्वी की एक चर्चित पेंटिंग मातम जो है मॉर्निंग है, मॉर्निंग, तो मातम में बिलाप
अवसाद और विभाजन की एक गहरी त्रासदी को दर्शाता है। तो मातम में विलाप मूल रूप से सतीश चंद्र गुजराल की 1949 की एक अच्छी रचनाओं में शुमार है। जो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है उस टाइम आप देखते होंगे बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे, बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान पलायन किए, तो यहाँ पे उनका घर द्वार परिवार सब कुछ छूट गया। तो उस त्रासदी को दर्शाने का काम जो है सतीश चंद्र गुजराल ने किया था। तो मातम में विलाप रचना किसकी है? सतीश चंद्र गुजराल की। अगला 1961 ईस्वी में आपने चित्रों के साथ म्यूरल बनाना भी प्रारंभ कर दिया था। आप जानते हैं प्रख्यात म्यूरलिस्ट भी हैं सतीश चंद्र गुजराल। आगे सतीश चंद्र गुजराल ने अमूर्त त्रिविमीय यांत्रिक बिंब और रूपक प्रयुक्त किए हैं। याद रखना, अमूर्त त्रिविमीय यांत्रिक बिंब और रूपक का प्रयोग किसने किया है? सतीश चंद्र गुजराल ने किया है। 1970 ईस्वी के पश्चात गुजराल ने अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को जो है म्यूरल तक सीमित कर लिया था। 70 के आसपास मूल रूप से ये म्यूरल में ही सिमट जाते हैं। 1925 में इनका जन्म होता है, याद रखना 1925 में जन्म होता है। सतीश चंद्र गुजराल ने इसमें बर्न्ट वुड माध्यम का प्रयोग खूब अच्छे से किया। बर्न्ट वुड माध्यम में म्यूरल खूब बढ़िया से बनाए। सतीश चंद्र गुजराल ने म्यूरल के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। याद रखना, चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली के ओडियम सिनेमा के म्यूरल भी बहुत अच्छे से बनाए। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड फेयर में भी म्यूरल बनाया। ओबराय होटल में भी 64 में म्यूरल बनाया। उत्तर रेलवे नई दिल्ली में भी म्यूरल 1966 में बनाया। शिक्षा मंत्रालय में 1968 में म्यूरल बनाया। मुंबई के ओबराय टावर्स में 1971-72 में म्यूरल बनाया। मस्कट के सुल्तान के महल 1975 में जो है इन्होंने म्यूरल बनाया। फिर दिल्ली हाई कोर्ट में 1976 में म्यूरल बनाया। मॉरिशस के गांधी संस्थान में 1977 में म्यूरल बनाया। तो इतने म्यूरल बनाने के लिए गुजरात जो है बहुत फेमस रहे हैं और रचनात्मक व्यस्तता के गुण भी इनमें दिखाई देने लगे थे। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है मेरठ में मोदी हाउस और मॉरिशस के गांधी संस्थान जो 78-79 में, नई दिल्ली में मोदी हाउस और 1980-82 के बाद मूल रूप से 80-83 में नई दिल्ली में बेल्जियम असेंबली सतीश गुजराल की कल्पना शक्ति का शिखर रहा है। ये मूल रूप से इनके म्यूरल भी हैं और म्यूरल के लिए इन्हें याद किया जाता है कि इनकी कल्पना शक्ति बहुत फेमस रही है। मोदी हाउस में 80-82 में बना देते हैं। मॉरिशस के गांधी संस्थान में 1978-79 में बना देते हैं। मोदी हाउस में एक 78 में भी ये रचना बनाते हैं। तो बहुत सारी रचनाएं बनाए, इसलिए जो है कहा जाता है प्रख्यात म्यूरलिस्ट भी रहे हैं सतीश चंद्र गुजराल। सतीश चंद्र गुजराल तांत्रिक लक्ष्यों से आज आधुनिक यंत्रों के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। और सतीश चंद्र गुजराल की अगर बात करते हैं तो लीला बिंदु, सहस्त्राहार, माया आदि कलाकृतियाँ यही स्पष्ट करती हैं कि मूल रूप से सतीश चंद्र गुजराल ने एक प्रख्यात म्यूरलिस्ट होने का गौरव प्राप्त किया है। सतीश चंद्र गुजराल कुछ वास्तु की भी डिजाइन किए हैं, जैसे बेल्जियम दूतावास हो गया, इसको बनाने का काम इसके डिजाइन दिए हैं। नई दिल्ली में है शैमर पैलेस रियाद का भी जो है मूल रूप से इन्होंने डिजाइन दिया है। सऊदी अरब का भी दिया है। गोवा विश्वविद्यालय का प्लान तथा यूनेस्को भवन का भी मूल रूप से डिजाइन सतीश चंद्र गुजराल ने ही दिया है। नई दिल्ली प्रमुख है जो मूल रूप से डिजाइन में पाए जाते हैं। अब सतीश गुजराल के अगर अच्छे अच्छे चित्रों की बात कर लें तो चित्र भी देख लीजिए, बहुत फेमस हैं। जैसे ट्री ऑफ लाइफ की अगर बात करते हैं, चित्र किसका बनाया हुआ है तो ट्री ऑफ लाइफ भी मूल रूप से सतीश चंद्र गुजराल का है। लेजिंग ऑफ की अगर बात करें सतीश गुजराल का है। लेजरस की अगर बात करें सतीश गुजराल का है। माउरिंग एंड मॉस की अगर बात करते हैं सतीश चंद्र गुजराल का चित्र है। गणेश की बात करें सतीश चंद्र गुजराल का है। डिसअपेयर की अगर बात करते हैं सतीश चंद्र गुजराल का है। द कंडेम्ड की अगर बात करते हैं सतीश चंद्र गुजराल के प्रमुख चित्र हैं। और जो है कंस्ट्रक्शन डेज ऑफ गैलरी की अगर बात करें सतीश चंद्र गुजराल के अच्छे चित्रों में शुमार है। अल्फ़ाबेट म्यूरल आपकी प्रसिद्ध कलाकृतियों में शुमार है। और किसने बनाया है तो सतीश चंद्र गुजराल की अच्छी रचनाओं में शुमार है। सतीश चंद्र गुजराल द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है अ ब्रश विद लाइफ पर शार्ट फिल्म भी बन चुकी है और सतीश चंद्र गुजराल की अच्छी रचनाओं में शुमार है द ब्रश विद लाइफ। ये पुस्तक है, याद रखना है। तो इतना डाटा अगर आप देख लेते हैं तो लगभग शिल्पी चक्र से जो क्वेश्चंस बन सकता है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि भावेश चंद्र सान्याल से जुड़ा हुआ है शिल्पी चक्र, इसलिए वो भी कंप्लीट हो जाता है। और उसके साथ साथ प्रख्यात शिल्पकार, मूर्तिकार, चित्रकार जो भी आप समझ लीजिए, म्यूरलिस्ट सतीश चंद्र गुजराल को भी आपने पढ़ा। तो इनसे काफ़ी हद तक आपको जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। हमें उम्मीद है ये सेगमेंट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं में, तब तक के लिए जय हिंद।